आज भारत में महिलाओं को जो अधिकार मिले हुए हैं, क्या कभी हमने सोचा है कि ये आए कहाँ से? ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिन्हें इतिहास में अक्सर भुला दिया जाता है, लेकिन जिनकी वजह से आधुनिक भारतीय महिलाओं की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अच्छा, जैसे कि कामकाजी महिलाओं के लिए पेड मैटरनिटी लीव। आज ये एक बहुत ही सामान्य अधिकार लगता है ना? या फिर किसी मुश्किल शादी से बाहर निकलने के लिए तलाक का कानूनी अधिकार। और हाँ, पिता की जायदाद में बेटियों को बराबरी का हिस्सा मिलना, ये भी अब एक पक्का कानून है। पर सवाल ये उठता है कि ये अधिकार आए कहाँ से? देखिए, ये हमें यूं ही नहीं मिल गए। ये एक बहुत बड़ी वैचारिक और राजनीतिक लड़ाई का नतीजा है, और उस लड़ाई के जो सेनापति थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1942 से। भारत तब भी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। उस वक्त वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डॉक्टर आम्बेडकर को लेबर मेंबर बनाया गया, और उनका ध्यान सबसे पहले गया कोयला खदानों में काम करने वाली गर्भवती महिलाओं की दर्दनाक हालत पर। डॉक्टर आम्बेडकर ने जो बदलाव किए वो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी थे। स्क्रीन पर जो आप आंकड़े देख रहे हैं ये सिर्फ नंबर नहीं है। सोचिए, पेड लीव को सीधा दोगुना कर दिया गया। मतलब माँ को अपने नवजात बच्चे के साथ ज्यादा वक्त मिलेगा। छुट्टी के पैसे बढ़ा दिए गए ताकि वो और उसका बच्चा भूखे ना रहें। और सबसे जरूरी, जमीन के नीचे खतरनाक काम पर रोक लगा दी गई, जिससे माँ और बच्चे दोनों की जान बच सके। ये सिर्फ सुधार नहीं थे, ये जिंदगियां बचाने वाले कदम थे। और ये बात उनके विजन को बहुत शानदार तरीके से दिखाती है। अंबेडकर के लिए मैटरनिटी बेनिफिट कोई दान या चैरिटी नहीं थी। उनका तर्क था कि एक सेहतमंद माँ और एक सेहतमंद बच्चा देश की संपत्ति हैं, इसलिए माँ को आराम देना देश के अपने हित में है। ये एक राष्ट्रीय निवेश था, कोई एहसान नहीं। लेकिन अंबेडकर की लड़ाई सिर्फ आर्थिक अधिकारों तक ही नहीं रुकी। जब भारत आज़ाद हुआ और संविधान लिखने की बारी आई, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उनके हाथ में एक सुनहरा मौका था, महिलाओं के अधिकारों को हमेशा के लिए भारत के कानून का अटूट हिस्सा बनाने का। संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 16 ये सब बराबरी की गारंटी देते हैं, लेकिन अंबेडकर ने यहाँ एक छोटा सा पर बहुत ही शक्तिशाली शब्द जुड़वाया, लिंग यानी सेक्स। सिर्फ इस एक शब्द ने हजारों साल पुरानी उन सामाजिक और धार्मिक परंपराओं पर सीधा कानूनी हमला कर दिया जो महिलाओं को पुरुषों से कम आंकती थीं। पर डॉक्टर आम्बेडकर इससे भी एक कदम आगे निकल गए। वो जानते थे कि सिर्फ सब बराबर हैं कह देने से बराबरी नहीं आ जाएगी, क्योंकि महिलाएं हजारों साल के उत्पीड़न की वजह से इस दौड़ में पहले ही बहुत पीछे थीं। इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 15(3) जोड़ा। ये एक ऐसा अनोखा नियम था जो सरकार को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने की इजाज़त देता था। जब कुछ लोगों ने कहा कि ये तो समानता के खिलाफ है, तो आम्बेडकर ने वास्तविक समानता का कॉन्सेप्ट समझाया कि जो लोग बराबरी की दौड़ में पीछे रह गए हैं, उन्हें आगे लाने के लिए थोड़ी विशेष मदद देना ज़रूरी है। और इसी एक आर्टिकल का असर हम आज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। बसों में महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें, स्पेशल वुमेन्स कॉलेज, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, और यहाँ तक कि मैटरनिटी लीव को जो संवैधानिक आधार मिला है, वो सब इसी आर्टिकल 15(3) की वजह से मुमकिन हुआ है। लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर की सबसे बड़ी और सबसे विवादित लड़ाई तो अभी बाकी थी। आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री के तौर पर वो लेकर आए हिंदू कोड बिल, एक ऐसा कानून जिसने सचमुच पूरे देश में भूचाल ला दिया। इस एक बिल के अंदर 4 क्रांतिकारी सुधार थे। पहला, एक पत्नी प्रथा, यानी एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते। दूसरा, महिलाओं को तलाक का अधिकार। तीसरा, बेटियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा। और चौथा, महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार। आज ये बातें बहुत सामान्य लगती हैं ना, लेकिन सोचिए 1950 के भारत में ये विचार किसी सामाजिक धमाके से कम नहीं थे। इस बिल का इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। धार्मिक नेताओं और रूढ़िवादी राजनेताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किए। नारे लगे कि हिंदू धर्म खतरे में है। उनका कहना था कि ये बिल परिवार को तोड़ देगा और ये पश्चिमी मूल्यों की नकल है। हद तो तब हो गई जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी प्रधानमंत्री नेहरू को चिट्ठी लिखकर बिल को रोकने की धमकी दे दी। इतने भारी दबाव के आगे सरकार भी झुक गई और बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब डॉक्टर आम्बेडकर के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वो सत्ता में बने रहें या फिर अपने सिद्धांतों के लिए खड़े हों?
10 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने सत्ता को नहीं, अपने सिद्धांतों को चुना। उन्होंने भारत के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये एक ऐतिहासिक पल था। आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली बार था जब किसी कैबिनेट मंत्री ने खास तौर पर महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर अपनी कुर्सी छोड़ दी थी। संसद में दिए अपने इस्तीफे के भाषण में उन्होंने अपना दर्द बयान किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ आर्थिक कानून पास करना और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव को वैसे का वैसा छोड़ देना गोबर के ढेर पर महल बनाने जैसा है। मतलब उनके लिए सामाजिक सुधार आर्थिक नीतियों से कहीं ज्यादा जरूरी और बुनियादी था। लेकिन उनका इस्तीफा बेकार नहीं गया। इसने एक चिंगारी लगा दी। उनके इस्तीफे से जो दबाव बना, उसकी वजह से सरकार को झुकना पड़ा और 1955-56 में उसी बिल के आधार पर 4 अलग-अलग कानून पास करने पड़े, भले ही वो थोड़े कमज़ोर थे। और उनकी जो सबसे बड़ी इच्छा थी कि बेटियों को बेटों के बराबर संपत्ति का अधिकार मिले, वो पूरे 54 साल बाद 2005 में जाकर पूरी हुई, जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में ज़रूरी बदलाव किया गया। तो अगली बार जब भी कोई महिला इन अधिकारों का इस्तेमाल करे, तो ये याद रखना जरूरी है कि ये विरासत डॉक्टर अंबेडकर की देन है, जिन्होंने सत्ता से ज्यादा सिद्धांतों को अहमियत दी। उन्होंने 70 साल पहले बराबरी के लिए एक सामाजिक क्रांति शुरू की थी। सवाल आज भी यही है, क्या वो क्रांति पूरी हो गई है?